गाइस, आई होप तुम लोगों ने पार्ट बी पूरा रीड किया है। यस और सब लोगों को सब कुछ समझ में आया है। लगता तो नहीं है बट क्या अभी होप कर सकते हैं। चलो तो आज हम पार्ट बी देखेंगे, कुछ पार्ट जो बचा है। आई होप यू गाइस एंजॉयड रेजोनेंस। यस, सो रेजोनेंस के बाद there are 3 experiments on resonance. First is sound box. Sound box का experiment है. I'm not sure how many of you really understood it. Let's see how a sound box works and what is the role of resonance in it. See, this is a sound box. ये एक sound box है. अब sound box में होता क्या है? See, this is a tuning fork. Tuning fork number 1. इसका कुछ तो फ्रीक्वेंसी रहेगा वाइब्रेशन का। आई होप ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है ये पता है। यस और ये है अनदर ट्यूनिंग फोर्क जिसका फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली सेम एज द अदर वन। मतलब अगर इसका फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। दोनों ट्यूनिंग फोर्क सेम है, same shape, size and everything is same. So what is the activity that we are going to do? See, we will take this hammer and strike this tuning fork. इसको strike करेंगे सिर्फ, ठीक है? So धीरे धीरे क्या होगा, सिर्फ इसको strike करेंगे तो ये वाइब्रेट करना चालू करेगा। Yes? और ये साउंड बॉक्स है, वाइब्रेशंस ये बॉक्स के अंदर ट्रैवल करेंगे। वाइब्रेशन मतलब वेव्स है ना यार, है ना? ये वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगे। यस, इसके अंदर से यहाँ पे एयर है, इसके अंदर एयर, इसमें वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगे। इस एयर से वाइब्रेशंस इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी एयर है। इस एयर में से वाइब्रेशन इस बॉक्स के अंदर जाएंगे और इस बॉक्स के अंदर से वाइब्रेशन इस ट्यूनिंग फोर्क के अंदर जाएंगे। यस यार, अर्थक्वेक होता है तो अर्थ के अंदर से वाइब्रेशन बिल्डिंग में जाता है, बिल्डिंग से हमारे अंदर आता है, सारी चीजों में जाता है। सो वाइब्रेशन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पास होता है, तो यही होने वाला है। यू हिट दिस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, इसका आवाज आएगा कुछ। प्लीज नोटिस एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग, ठीक है? इसका आवाज आएगा, करेक्ट। फिर उसके बाद इसमें वाइब्रेशन जाएगा, वो नहीं दिखता है, वो दिखेगा थोड़ी। फिर एयर में, ये एयर से इसके अंदर वाइब्रेशन जाएगा और फिर ये भी वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा, करेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस। जब इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, मैच, तब होगा रेजोनेंस। सी, रेजोनेंस इज मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मैंने कल बताया था ना, आई रेजोनेट विथ यू मतलब हमारी थिंकिंग मैच करती है, करेक्ट। आई डू नॉट रेजोनेट विथ सम पर्सन ABC, हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती कभी भी। आई बात समझ? यस, सो दिस इज द एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू डू एंड देखो क्या समझ में आ रहा है उससे। ओके, ऑब्जर्व एवरीथिंग केयरफुली। ओके, यस। So see, it does not produce any sound in the second state. Yes, does not produce any sound. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वेट अटैच किया, वेट अटैच करने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी
इज नो मोर इक्वल टू इसका फ्रीक्वेंसी, जैसा नो, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गया, तो दे विल नॉट रेजोनेट. सो इन द फर्स्ट केस गाइस क्या किया था हमने, इन द फर्स्ट केस इसको स्ट्राइक किया, इसको स्ट्राइक किया, यस, तो इसके वाइब्रेशंस इसमें ट्रांसफर होते हैं और ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है. यू कैन रिपीट द वीडियो थोड़ा सा पीछे जाकर के, सेम साउंड प्रोड्यूस करेगा सेम फ्रीक्वेंसी का. यस, इसको रुका दिया लेकिन ये फिर भी चल रहा था क्योंकि इसके वाइब्रेशंस इसमें ट्रांसफर हो चुके थे ऑलरेडी, करेक्ट. फिर इसके बाद इसके ऊपर एक वेट अटैच कर दिया, वेट अटैच करने से इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, यस, और अब इसको वाइब्रेट करो तो ये वाइब्रेट नहीं करता क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता, दे डोंट रेजोनेट विद ईच अदर, करेक्ट. So that is the concept of resonance. Fine. And this exactly is the experiment of sound box. Once again, यहाँ sound box रख दिया दो, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क लगा दिया, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क लगा दिया, इसको हिट करो तो इसके वाइब्रेशन बॉक्स में जाते हैं, बॉक्स से एयर से इधर आते हैं और इसमें चले जाते हैं और ये भी साउंड प्रोड्यूस करने लगता है विदाउट इवन हिटिंग इट. तो दिस ट्यूनिंग फोर्क resonates with this one if their frequency is matched, है ना. तो हमने आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक लिए थे पहले, लेकिन उसके बाद में इसके ऊपर वेट अटैच कर दिया तो नाउ दे आर नो मोर आइडेंटिकल, तो अभी ये इनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा तो वो रेजोनेट नहीं होते. क्लियर है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस हियर. ठीक है, सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है रेजोनेंस का एक्टिविटी इन योर बुक. द सेकंड एक्सपेरिमेंट इज रेजोनेटिंग पेंडुलम. यस, रेजोनेटिंग पेंडुलम, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है. इसमें बुक में ऐसा डायग्राम दिया रहेगा. देयर इज अ स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग है, इससे कुछ पेंडुलम्स अटैच किए हैं. दिस इज पेंडुलम 1, पेंडुलम 2, दिस इज पेंडुलम 3, दिस इज पेंडुलम 4. ABCD बोलते हैं इनको, ABCD, 4 पेंडुलम्स. नाउ दिस पेंडुलम A एंड पेंडुलम C आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल डायमेंशंस. उनका लेंथ सेम है, उनका मास सेम है, वो लोग सेम मटेरियल से बने हुए हैं, everything is same, they are identical. ठीक है, they are identical, everything about them is same, whereas this one is little small and this one is longer. अब ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब है इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगा. यस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कल मैंने बताया था डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, शेप साइज. अब ये दोनों सेम है तो इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होता है. अब हम क्या करेंगे, इस वाले पेंडुलम को ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट, यस, इसको मूव करेंगे और छोड़ देंगे. यस, व्हाट विल हैपन. ठीक है, धीरे धीरे इस स्ट्रिंग से वाइब्रेशंस इसमें पास होंगे, इससे वाइब्रेशन इसमें पास होगा, इस वाले स्ट्रिंग में पास होगा, इस वाले स्ट्रिंग में भी पास होगा, करेक्ट. एंड ऑल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ये तीनों भी वाइब्रेट होने लगेंगे, लेकिन C सबसे ज्यादा वाइब्रेट होता है. क्यों? नंबर 1, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड ऑसिलेशन है. यस और नो? पेंडुलम A ने इसको सबको फोर्स किया वाइब्रेट होने के लिए. यहां से देखो वाइब्रेशंस पास किए ना, यस और नो? तो इसके लिए ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, इसके लिए भी फोर्स्ड वाइब्रेशन है, इसके लिए भी फोर्स्ड वाइब्रेशन है. सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस. नंबर 2, इसका और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ C का एम्पलीट्यूड, यस, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, whereas B and D का एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होता या थोड़ा सा रहता है क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता ना A के साथ. समझ रहे हैं? और धीरे धीरे
ए विल स्टार्ट टू सीज, मतलब ए स्टॉप हो जाएगा धीरे धीरे। जब ए स्टॉप होगा, व्हेन ए स्टॉप्स बी ऑसिलेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यस, ये स्टॉप होगा तो ये बहुत ऑसिलेट करने लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऑसिलेट कर रहा है, अब ये वाइब्रेशन इधर पास करेगा ऐसे, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, करेक्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है ना। अब डी भी ऑसिलेट करेगा, बी भी करेगा, ए भी करेगा, लेकिन बी थोड़ा सा करेगा, डी थोड़ा सा करेगा, ए बहुत जोर से ऑसिलेट करने लगता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगता है। और सी जब रुक जाएगा तब ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहेगा, यस, क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन है, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी सी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। सो ए एंड सी, pendulum A and C will resonate with each other, will resonate with each other, yes, और बाकी नहीं होते। ऐसा चालू रहेगा, फिर C रुक जाएगा, A मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, फिर थोड़ी देर बाद A रुक जाएगा, C वाइब्रेट करेगा। और अगर ये चीज वैक्यूम में है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऐसा जिंदगी भर चालू रहेगा, अदरवाइज धीरे धीरे वो लोग रुक जाएंगे practically. Yes, let us have a look at this. Okay guys, just have a look here. See, 1 2 3 4 5 6 pendulums have been attached here. Yes, we will call this one, just one second, we will call this one as A, ये हो गया B, ये हो गया C, D, E and F. Look at this A and F. The pendulum A and pendulum F are of same size, सब कुछ सेम है उनका, करेक्ट, so they should resonate with each other, ठीक है। Let's have a look whether they resonate or not. तो हम A को जाकर के थोड़ा सा मोशन कर देंगे, will oscillate A, फाइन, देखो तो so when you oscillate A, just observe, see B started oscillating, E also started oscillating, लेकिन F को देखो, F सबसे ज्यादा oscillate कर रहा है, yes or no? So maximum transfer of energy is to pendulum F, which is of same length, same mass, सब same है उसका, हाँ कि नहीं। देखो देखो A रुक रहा है almost and F is started vibrating with maximum amplitude, तो A is almost stopped एंड F बहुत ज्यादा ऑसिलेट करने लग गया, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड A इज ऑलमोस्ट मिनिमम, ऑलमोस्ट रुक गया है A, ठीक है। फिर उल्टा प्रोसेस चालू हो जाता है, धीरे धीरे A स्टॉप हो जाएगा, यस, एंड लाइकवाइज इफ यू ऑसिलेट B को ऑसिलेट किया तो देखो E विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लुक एट E, अभी हमने वो रोका और B को ऑसिलेट करना चालू, तो E started vibrating with maximum amplitude, धीरे धीरे B स्टॉप हो जाएगा धीरे धीरे और E will vibrate with maximum amplitude। अभी देखो C को करते हैं, तो अगर C को ऑसिलेट करके छोड़ दिया तो see all other pendulums are oscillating, but look at D, oh D का स्पीड देखो, है ना, so that is how it works. So this was the activity of pendulum. तो जिसके साथ उसके साथ रेजोनेट करना चालू करेगा, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, एक मैक्सिमम से वाइब्रेट करेगा, दूसरा कम से, राइट। एंड द थर्ड एक्टिविटी विच आई एम 200% श्योर किसी को भी ढंग से नहीं समझा होगा, समझा भी होगा तो पूरी तरह नहीं, लेकिन पूरे क्लास में सिर्फ एक बच्चे ने मुझे बोला है कि सर ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझ में आई करके। चलो एनीवेज, गुड, आई एम हैप्पी कि उसने पढ़ा है पार्थ, आई एम हैप्पी कि पढ़ा है और अच्छे से किया है, ठीक है। चलो नाउ दिस एक्टिविटी इज वेरी डिफरेंट एंड वाटर कॉलम का एक्टिविटी है ना, वाटर कॉलम। अगर ये समझ में आए देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ फ्लूट वर्क्स,
फ्लूट में अलग अलग साउंड क्यों प्रोड्यूस होते हैं? यस, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विच इन्वॉल्व एयर कॉलम। यस, ये वाटर कॉलम का एक्टिविटी नहीं है, एक्चुअली एयर कॉलम का, एयर कॉलम। और उसपे से फिर एक और कॉन्सेप्ट सिखाना रहेगा मुझे नोट्स का। ये नोट्स ऐसा दिया है ना टेक्स्ट बुक में कुछ, तो ये चीज भी एक बच्चे ने पूछा सिर्फ कि सर ये कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा दिया है ना फर्स्ट नोट, फिर ऐसा कुछ तो एक डायग्राम है और ऐसा कुछ तो एक डायग्राम है। कृष्णा सिर्फ एक बच्चे ने पूछा है। सो आई डोंट नो तुम लोग कर क्या रहे हो, पढ़ते हो या सिर्फ ऐसे ही कुछ तो करते हो। एंड यू गाइज विल वेरी सून यू नो रियलाइज कि यार बहुत बड़ी गलती की, टेक्स्ट बुक नहीं रीड करते हम लोग, ठीक है ना। सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग योर टेक्स्ट बुक से बढ़कर कुछ नहीं। लेट्स सी द थर्ड वन क्या होता है। ओके, नाउ यहां ध्यान दो, प्लीज इग्नोर ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस। ये जो भी है नॉनसेंस यहाँ पे इसको इग्नोर कर दो, है ना, देखना भी नहीं इधर। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो, ठीक है। दिस इज द डायग्राम जो बुक में भी दिया होगा। देखो यहाँ पे है वाटर, यस, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें भी है वाटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एडजस्टिंग कॉलम, एडजस्टिंग कॉलम, यस, जिसको मैं ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करूं बच्चों, ये कॉलम को ऊपर नीचे, तो या तो यहां पानी का लेवल बढ़ेगा या तो कम होगा। यस, कभी सीटी बजाई है? तो जो सीटी का अलग अलग आवाज आता है वो भी इस फिनोमिनॉन पे बेस्ड रहेगा। किसी की सीटी अलग बजती है, किसी की अलग बजती है। नंबर 1, कभी पेन के कैप से सीटी बजाई है? पेन के कैप से, ये पेन का कैप है ना, एंड यू जस्ट ब्लो हियर, ब्लो, तो विसल प्रोड्यूस होता है। यस, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस। एक बहुत बड़ा पेन का कैप ले लो, इतना बड़ा, उसको यहां ब्लो करो, द साउंड विल बी डिफरेंट। यस, और एक छोटा कैप ले लो, उसको यहां ब्लो करो, द साउंड विल बी डिफरेंट। यस, and it is all because of the length of air column in this, length of air column। yes, इसका मतलब क्या है? क्या बकवास कर रहा हूं मैं, बताता हूं। देखो यहां पे अभी ये एयर कॉलम है, मतलब दिस इज वाटर। यहां देखो इसमें कितना एयर कॉलम है, एयर कितना है, इतना एयर है। हम इस ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करेंगे और इसके पास में पकड़ेंगे, करेक्ट। तो ट्यूनिंग फोक का आवाज कैसे कैसे चेंज होता है इज समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ यहां ध्यान दो, ये एयर कॉलम है, ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस, इसको आवाज सुनो ध्यान से। आवाज आ रहा है? अब देखो कितना वेव यहां प्रोड्यूस हो रहा है फिलहाल। लुक एट द अमाउंट ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड, इतना 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा इज द वेव। देखो यहां पे ये होता है 1 वेव, ये पूरा 1 हो गया ना। अरे ये देखो, ये है पूरा 1 वेव, एक वेव है कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया आधा, हाफ वेव, हाफ यहां तक, और ये कितना है देखो, इतना यहां तक है, यहां तक। यस और नो? सो दिस इज 3/4 लैम्डा। यहां से यहां तक बच्चों अगर लैम्डा है तो ये कितना होगा, 3/4 लैम्डा। यस और नो? ये साउंड बड़ा इरिटेट कर रहा है मुझे। ओके, इसको थोड़ा रुकाएंगे और मैं तुमको लैम्डा, 3/4 लैम्डा वगैरह पहले थोड़ा सा बताता हूं। देखो ये है 1 वेव, है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, लैम्डा। यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, λ/2, आधा, हाफ लैम्डा। यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, λ/4, है ना। यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 3/4 लैम्डा। 3/4 हुआ ना यहां तक का वेव, यहां तक का वेव 3/4, ये 1/4, है ना। यहां तक है λ/4, यहां तक है λ/2। दिस इज द डिस्टेंस, लैम्डा इज द वेवलेंथ। यस, सो वंस अगेन यहां ध्यान दो, ये है हमारा वेव, 1 वेव। तो यहां तक का डिस्टेंस हो गया लैम्डा, 1 वेवलेंथ।
यहां तक का डिस्टेंस हो गया आधा वेव है, ये आधा, हाफ वेव, या सुनो आधा वेव, बस इसको ऐसे कंप्लीट किया, ठीक है ना, आधा वेव है, ठीक है। यहां तक कितना होगा, यहां तक 1/4 लैम्डा बाय 4, यहां तक कितना होगा 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा, यस। तो अगर मुझे 3/4 लैम्डा ड्रॉ करना है सिर्फ, तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो ये हो गया आधा और यहां तक, ये हो गया आधा और यहां तक, इतना वेव रहेगा 3/4 लैम्डा, यस और नो। इसको कंप्लीट करो तो ऐसे कंप्लीट होगा आगे पूरा लैम्डा, यस। सो जब 3/4 लैम्डा वेवलेंथ है, तब देखो कैसे आवाज आ रही है इसमें से, ठीक है। लुक एट दिस नाउ, आई होप यू आर एबल टू हियर द साउंड, है ना। लुक एट दिस वेवलेंथ, ये एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे, हाँ कि नहीं। एकदम क्लोज रखना पड़ता है बच्चों, ये ट्यूनिंग फोक को यहां रखना पड़ता है, वेरी क्लोज, ठीक है, यस। तो इसका जो भी वेवलेंथ रहेगा, इसका जो भी वेवलेंथ रहेगा, इसका वेवलेंथ है देखो 0.77 मीटर। ये ट्यूनिंग फोक इज अ सोर्स ऑफ साउंड, यस। अरे बस बंद कर भाई, बंद कर। ये ट्यूनिंग फोक जो है, अभी भी आवाज कर रहा है ये, अभी चुप बैठा, सी। ये जो ट्यूनिंग फोक है, इसका फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज, ठीक है। इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340, तो इसका वेवलेंथ हो गया लैम्डा 0.77 मीटर, इतना इसका वेवलेंथ है, करेक्ट। तो यहां से अगर चालू होगा, यस, तो 0.77 मीटर पे एक वेव कंप्लीट होगा, देखो ये यहां पे एक वेव कंप्लीट होगा पूरा 0.77 मीटर, ये डिस्टेंस हुआ इतना, ठीक है। तो एक वेव यहां पे कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अभी एक वेव को हम कंप्लीट नहीं करवा रहे, हम लोग अलग अलग वेवलेंथ्स पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सी, ऑब्जर्व दिस, कितना वेव है अभी 1/4 लैम्डा, हाँ कि नहीं। और 1/4 लैम्डा पे बहुत जोर से आवाज आ रहा है, 1/4 लैम्डा पे बहुत जोर से आवाज आ रहा है, हाँ कि नहीं। लेट अस चेंज द एयर कॉलम, एयर कॉलम का साइज चेंज करते हैं, देखो हाफ हो गया, यस और नो। हाफ पे तो बिल्कुल ही साउंड बंद हो गया, देयर इज नो साउंड, ऑलमोस्ट नो साउंड, आई कैन हियर अ लिटिल, तुमको सुनाई नहीं आएगा। हाफ लैम्डा पे देयर इज ऑलमोस्ट नो साउंड, यस। यहां था मैक्सिमम साउंड, करेक्ट, यहां था ऑलमोस्ट नो साउंड, करेक्ट, ऑलमोस्ट नो साउंड। फिर उसके बाद हम इसको और थोड़ा इंक्रीज करेंगे, सी 3/4 लैम्डा, 3/4 लैम्डा पे वापस देयर इज मैक्सिमम साउंड, हाँ कि नहीं, यस। सो ये फ्रीक्वेंसी जब एयर कॉलम इतना होता है, यस, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इतने एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है। यहां साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, यहां साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एंड यहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो एयर कॉलम है यहां पे, करेक्ट, दिस एयर कॉलम, दिस मच अमाउंट ऑफ एयर कॉलम हैज इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यस और नो। यहां पे देखो ये एयर के पार्टिकल्स देखो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, दिख रहा है। सो सी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर वाइब्रेटिंग, यस, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, देखो उसको ढंग से देखो, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, यस और नो। तो इतने सारे पार्टिकल्स का कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन मैच हो रहा है, मैक्सिमम साउंड मैच हो रहा है ट्यूनिंग फोक के साथ। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एयर पार्टिकल्स राइट नाउ is matching with the frequency of tuning fork, hence they resonate, yes, and hence the sound is produced, correct। लेकिन in this position यहां पे देखो नंबर ऑफ एयर के पार्टिकल्स कम हो गए,
यस और नो? तो यहाँ पे जितनी एयर अभी अवेलेबल है ये पार्टिकल्स, यस देखो यार ऑलमोस्ट वाइब्रेट नहीं कर रहे, या जो भी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहे हैं दिखेगा नहीं, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहे हैं इतने पार्टिकल्स, उनका फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रहा है, यस और इसलिए आवाज नहीं आ रही है, हाँ कि नहीं? करेक्ट? समझ में आ रहा है? नाउ यू गाइस डू एन एक्टिविटी, प्लीज डू एन एक्टिविटी। टेक अ कैप ऑफ पेन छोटा और उसको ब्लो करो, ब्लो, यस टेक अ कैप ऑफ पेन जो बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा इससे, यस एंड ब्लो। यू कैन ऑल्सो टेक अ पेन विथ मोर डायमीटर एंड ब्लो, और ब्लो सेम अमाउंट से करो, ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा फोर्स लगाया इसमें कम फोर्स, नहीं, ट्राई टू ब्लो इट विद द सेम फोर्स, है ना? इसमें अलग साउंड प्रोड्यूस होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, हो सकता है इसमें साउंड प्रोड्यूस ही ना हो, इसमें बहुत जोर से आवाज आए और इसमें मीडियम आवाज आए। ऐसा इसलिए कि तुम ब्लो कर रहे हो, सो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स तुमने लगाया, है ना? इसमें जितने एयर के पार्टिकल्स है इनकी फ्रीक्वेंसी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की, इट डिड नॉट मैच, तो आवाज नहीं आया, रेजोनेंस नहीं हुआ भाई, तो आवाज नहीं आया, एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे देखो इतने सारे एयर पार्टिकल्स है, इतने सारे एयर पार्टिकल्स है, करेक्ट? तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी इन एयर पार्टिकल्स से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया। अरे मैच कर गया तो साउंड आया भाई। रेडियो कैसे बजता है? जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो, है ना? तो विसल बजेगा कि नहीं? यस और यहां पे कुछ अलग होगा, एंड दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट, यस और नो? कि ओनली एट पर्टिकुलर वेवलेंथ्स द फ्रीक्वेंसी विल मैच, हमेशा मैच नहीं करेगा भाई, है ना? तो अगर ये एक्टिविटी तुम देखते नहीं हो प्रैक्टिकली या ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं देखते हो, तो नो वन कैन अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट थरोली एंड ट्रूली, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट समझो यार, क्लियर है? सो दैट इज द एक्सपेरिमेंट। नाउ गो बैक and read all the three activities and experiments again and see the difference in the understanding. Fine? So I hope all the three experiments are pretty clear. Now देखो flute ऐसा होता है, this is flute, अगर देखा होगा किसी ने, yes, generally you have holes here, यहाँ इधर 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 ऐसे holes होते हैं, yes, and there are different types of flutes, closed end, both open end वगैरह वगैरह, छोड़ दो फिलहाल, ठीक है? So यहाँ से you blow from here, शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा, and you close all of these holes you close, है ना? तो एयर कॉलम कितना है यार वाइब्रेट होने के लिए? सिर्फ यहां तक का एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है, yes or no? See all of these ends are closed, one end closed flute है, so length of air column is this, yes, if this hole is open let's say and you close this, तो length of air column जहां पे air vibrate कर सकता है is this much, हाँ कि नहीं? Otherwise length of air column that vibrates is this much, so if the length of air column changes the notes will change, the type of sound produced will be different, है ना? तो अलग अलग चेंज करोगे तो अलग अलग साउंड आएगा, सा रे ग म, yes and so on so forth। मतलब जब फ्लूट कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो ये होल्स कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द थिंग्स मैटर? द लेंथ ऑफ द फ्लूट विल मैटर, यस, इफ द लेंथ इज एल तो पहला होल कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, दूसरा कितने पे, तीसरा कितने पे, फोर्थ कितने डिस्टेंस पे, फिफ्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ, करेक्ट? द डायमीटर विल मैटर, कि कितना डायमीटर है, और अलग अलग शेप साइज का फ्लूट अलग अलग स्केल के नोट्स देता है, ठीक है? जिसको म्यूजिक का थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको स्केल्स वगैरह पता रहेगा, है ना? सो कौन सा स्केल क्या कैसे वर्क करता है, इट्स ऑल फिजिक्स। तो जो मैन्युफैक्चरर है फ्लूट्स के, यस, उसको इसका नॉलेज बहुत सही से होता है। गिटार मैन्युफैक्चरिंग,
यस, उनको भी इसका नॉलेज होना जरूरी। तुम बोलोगे गिटार में कहाँ एयर कॉलम है? भाई डब्बा होता है गिटार, तो अंदर तो डब्बा तो एयर ही भरा पड़ा है उसके अंदर, है ना। सो ऐसा कुछ तो शेप रहता है उसका। यस, यहाँ पे स्ट्रिंग्स रहती है और अंदर जो बॉक्स है, दिस इज 3D ना, बॉक्स है, तो ये बॉक्स के अंदर यहाँ पे एयर ही तो भरा पड़ा है जिसकी वजह से आवाज आ रहा है। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम्स, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यस, टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये सारी चीजें मैटर करती है। समझ में आ रहा है? सो एयर कॉलम का लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, और उससे पिच कैसे चेंज होता है नॉट, दैट इज द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम बाद में देखेंगे, फिलहाल समझ में आया? चलो अभी एक और चीज दी है बुक में, आई एम श्योर वो आधे लोगों को ढंग से समझी नहीं होगी, सो लेट्स कवर इट अप। अच्छा, बिफोर वी डू दैट जस्ट हैव अ लुक एट दिस। यस, जो पेंडुलम वाला हमने रेजोनेंस का एग्जांपल देखा उससे रिलेटेड है ये। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग। दीज आर डिफरेंट बॉल्स, ईच बॉल ऑफ ईच डिफरेंट कलर हैज अ डिफरेंट मास, और इनको ऑसिलेट करना चालू किया। एक को ऑसिलेट करना है तुमको, सिर्फ एक बॉल को। यस, सो लुक एट द पैटर्न्स जो बनते जाते हैं। ऑल ऑफ दीज बॉल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट स्लोली स्लोली स्लोली। कुछ बॉल्स एक दूसरे के साथ फेज में है, कुछ आउट ऑफ फेज है, एंड दे मेक ब्यूटिफुल पैटर्न्स इन टाइम। यहां देखो, टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिक बहुत देर तक वो पैटर्न्स चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है ना। सो सब में वाइब्रेशन पास हो रहा है, ठीक है। पहले कुछ भी कोई भी किधर भी जा रहा है, देखो कोई भी किधर भी जा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मच्छी बाजार बना पड़ा है। धीरे धीरे दे विल कम इन फेज। कुछ लोग फेज में आएंगे, कुछ लोग आउट ऑफ फेज जाएंगे, एंड ब्यूटीफुल पैटर्न्स विल बी फॉर्म। इसका मैन्युफैक्चरिंग भी एक आर्ट है। द डिफरेंस ऑफ वेट बिटवीन ईच बॉल्स, जो अलग अलग कलर के बॉल्स है उनके वेट्स में भी प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एवरीथिंग शुड बी वेरी नाइस एंड प्रॉपर। नाउ अब देखो, नाइस, राइट, सब एक साथ पीछे, सब एक साथ आगे, सब एक साथ पीछे, तो फिर से डिस्टर्ब हो गया, है ना, और धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गया फिर से। नाउ अ न्यू पैटर्न विल बी फॉर्म स्लोली, और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। एक बार एक को ऑसिलेट करके छोड़ दो, यस, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, है ना। किसी किसी का ऑसिलेशन अचानक से बढ़ जाता है, किसी का ऑसिलेशन कम होता है। ये नीचे देखो, रेड बॉल हैज कंप्लीटेड 43 ऑसिलेशंस, ऑरेंज वन 44, ये येलो वाला 46, ये वॉयलेट पर्पल वाला 56 57 ऑसिलेशंस इसने कंप्लीट कर लिए, है ना। नाउ लुक एट द पैटर्न। यस, लुक एट दिस व्यू। ये पर्टिकुलर व्यू में देखो उसको, स्टार्टिंग से चालू किया, है ना, टाइम। लुक एट दिस पर्टिकुलर व्यू, हाउ दे लुक। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स एंड रेजोनेंस। किसका रेजोनेंस किसके साथ कब मैच करेगा, उस पर सब डिपेंड करेगा कि कैसा पैटर्न फॉर्म होता है। कंप्लीटली रैंडमली मूविंग राइट नाउ, कोई लेना देना नहीं है किसी को किसी से। यस, सो इन जस्ट 17-18 सेकेंड्स कितनी बार वो अपना अपना पैटर्न चेंज कर चुके, राइट। एंड द पैटर्न्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ये आ नहीं रहा है जल्दी से, नहीं तो बहुत अच्छा पैटर्न्स फटाफट बनता है इसका, राइट, बहुत अच्छा पैटर्न्स बनता है। सो जस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द पैटर्न्स। देखो यहाँ पे, सी कितना अच्छा, ऐसे लग रहा है राउंड राउंड घूम रहा है सब एक साथ, गोल गोल गोल। लुक एट दिस, नाइस, है ना। और फिर धीरे धीरे ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये पैटर्न भी।
और कुछ नया पैटर्न बनने लगेगा। लुक एट देयर स्पीड्स ऑल्सो, इनके स्पीड भी चेंज कर रहे हैं, मतलब एक स्लो हुआ तो दूसरा फास्ट होगा, दूसरा फास्ट हुआ तो तीसरा स्लो हो जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उनका डिस्टेंस भी चेंज होता है। लुक एट देयर एम्पलीट्यूड्स ऑल्सो, किसी का एम्पलीट्यूड कम है फिर थोड़ी देर बाद बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ता है, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है उनका, यस, उनका स्पीड चेंज हो रहा है, सब कुछ। लुक एट दिस पैटर्न लाइक अ वेव, देखो वेव की तरह दिख रहा है, अभी एकदम प्रॉपर वेव दिख रहा है, जैसा नो, ये मस्त है। सो दिस इज लाइक अ वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, एंड देन रुक गया, करेक्ट, और वापस स्टार्ट होगा। नाउ द लास्ट पार्ट विच इज स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसका 6th या 7th पॉइंट है। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 2L सपोजेडली, या L व्हाटएवर, अ स्ट्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ, L लेंथ का स्ट्रिंग है। नाउ इसको अगर मैं बीच में से प्लग करता हूं, इफ आई प्लग इट फ्रॉम द सेंटर, यहां से, तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, यस और नो? यस, दीज आर द एयर मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू इट, और ये सिंगल लूप बनाएगा ऐसे, हाँ कि नहीं? सिंगल लूप, ये देखो, ये सिंगल लूप ऐसे लूप में वाइब्रेट हो रहा है ना, ये ऐसा एक लूप बन रहा है इसका, हाँ कि नहीं? लुक एट दिस, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मैंने बहुत गंदा बना दिया, थोड़ा अच्छा बनाया अगर तो ऐसा दिखेगा, ये लूप ऐसे यहां से, अरे यार, वन सिंगल लूप, करेक्ट, ऐसे और ऐसे, सी, तो एक लूप बन रहा है उसका, वन सिंगल लूप, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोट। जब एक सिंगल लूप बनता है, देखो मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स कर दिया, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। जब मैं उसको λ/2 मतलब हाफ या हाफ वेवलेंथ पे पिक करता हूं, यस, तो आधा लूप बन गया। सी, पूरा लूप कैसे होता है, ये देखो, दिस इज वन वेवलेंथ, दिस इज वन कंप्लीट लैम्डा, हाँ कि नहीं? दिस इज वन कंप्लीट लैम्डा। अभी हमारे पास सिर्फ एक लूप है, ऐसा एक सिंगल लूप, तो ये लूप कितना होगा, हाफ लैम्डा, हाफ ऑफ लैम्डा। तो देखो ये L को मैंने हाफ लैम्डा में डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोट, व्हेन पूरे के पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ एक लूप होता है ऐसे, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल नोट और प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी। यस, अब देखो अगर मैं इसको किसी दूसरे पोजीशन से प्लग करता हूं, आई प्लग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, तो ऐसा लूप बनेगा, बीच में से प्लग कर दो उसको, बीच में से, यस और नो, तो दो लूप्स बनते हैं, देखो यहां पे ऐसा और ऐसा, ऐसे दो लूप्स बनेंगे। यस, मेरा डायग्राम गंदा है गाइस, है ना, डोंट गो ऑन दैट, बट आई होप तुमको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम। ये ऐसा यहां से एग्जैक्टली इधर, और यहां से एग्जैक्टली इधर, ऐसे दो लूप्स बनेंगे। यस, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट सब्सिडरी, फर्स्ट सब्सिडरी, फर्स्ट सब्सिडरी, और इसका फ्रीक्वेंसी होता है ट्वाइस ऑफ f0। देखो पहले f0 में क्या था, एक सिंगल लूप था, तो उसको हमने f0 बोला, अभी दो लूप बन गए, ऐसे दो आंखें बन गई, तो इसको बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ f0, बिग डील, हाँ कि नहीं, 2 टाइम्स ऑफ f0। यस, ये था f0, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ f0। यस, क्लियर है? अब इसको अगर मैं यहां से 3 बनाना है, मुझे 3 पार्ट्स अगर बनाना है, यस, तो 3 लूप्स बन जाएंगे यहां पे, देखो जरा, है ना, ये हो गया पहला लूप, ये हो गया दूसरा लूप, और ये हो गया तीसरा लूप। ये देखो ऐसे 3 लूप बनेंगे यहाँ पे, हाँ कि नहीं, 3 लूप्स। तो एक लूप जब बनता है तो हम उसको बोलते हैं f0, है ना, 2 बनते हैं तो ट्वाइस ऑफ f0, 3 बन रहे हैं तो थ्राइस ऑफ f0 इज द फ्रीक्वेंसी,
है ना। और अभी भी देखो मैंने लेंथ को चेंज नहीं किया है, मैंने लेंथ को चेंज नहीं किया। अभी एक का लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया 3/2 लैम्डा। यस, 3/2 लैम्डा। तो मतलब द लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। आ रही है बात समझ, है ना। अब अगर मैं उसको 1/4 ऑफ द डिस्टेंस से प्लग करता हूं, ठीक है गाइस, देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसको मैं 1/4 यहां से, गिटार का स्ट्रिंग रहता है ना, गिटार का स्ट्रिंग, जो लोग गिटार बजाते हैं, देखो ये स्ट्रिंग को अगर मैं यहां से प्लग करूं तो अलग आवाज आता है, यहां से प्लग करूं तो अलग आवाज आएगा, इधर से प्लग करूं तो अलग, इधर से प्लग करूं तो अलग, इधर से प्लग करूं तो अलग। यस और नो। अब जिसको गिटार नहीं बजाते आता उनको, या किसी ने देखा नहीं है तो उनको ये नहीं समझ में आने वाला, राइट। क्या नहीं समझ में आएगा कि अलग अलग आवाज आता है। अगर मैं स्ट्रिंग को अलग अलग जगह से प्लग करता हूं, है ना, यहां से प्लग किया, यहां से प्लग किया, यहां से, यहां से, यहां से, तो अलग अलग नोट्स प्रोड्यूस्ड होगा। और वो क्यों होगा, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं उसको 1/4 ऑफ द डिस्टेंस से प्लग करता हूं। यस, तो ऐसे फिंगर से पकड़ के रखते हैं उसको, फिंगर से पकड़ के रखते हैं, तो देखो यहाँ पे अलग अलग नोट्स बनती है, नोट्स, दिस आर कॉल्ड एज नोट्स। ये पहला नोट प्रिंसिपल, ये दूसरा नोट, यस, एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पे वेव पैटर्न देखो कैसे बना है, ऐसा वेव पैटर्न बना है, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड सब्सिडरी। थर्ड, 4 लूप बने तो थर्ड सब्सिडरी, 1 2 3 4, है ना। देखो ये हो गया प्रिंसिपल नोट, प्रिंसिपल नोट, ये हो गया फर्स्ट सब्सिडरी, सेकंड सब्सिडरी एंड थर्ड सब्सिडरी, ऐसे, करेक्ट। और पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है तो साउंड चेंज होगा। यस और नो। सो लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट इज वाइब्रेटिंग, जस्ट हैव अ लुक एट दिस एयर कॉलम नीचे का, कैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो जब तुम किसी गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हो या एक फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग को प्लग करते हो, तो तुम उसको कहां से प्लग कर रहे हो, प्लग मतलब ऐसे टिंग बजाओगे ना, तो सेंटर से टिंग बजाया तुमने, या यहां से बजाया, या यहां पे ऐसे उसको प्लग किया, वो मैटर करेगा। और उस हिसाब से नोट्स ऐसे बनेंगे और साउंड अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस होता जाएगा। क्लियर है बात? यस एंड नाउ, और ये सब तुमको टेक्स्ट बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। यस एंड नाउ हमारा पार्ट बी पूरी तरह से खत्म हुआ है फ्रॉम माय एंड। यस, एंड ऑफ पार्ट बी, एंड आई होप मैंने सब कुछ सिखा दिया है, अगर कुछ छूटा होगा तो आई डोंट नो। अब बुक में जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस से मैं नहीं सिखा सकता था क्योंकि ये समझ नहीं आता है ना, इसलिए आगे पीछे सिखाया। जब तुमको एयर कॉलम का लेंथ, वाइब्रेशन, ये सब समझ में आएगा तो। क्लियर है? सो पार्ट बी खत्म हुआ। जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा होगा प्लीज रीड, उसके बिना टेक्निकल चीजें, टर्म समझ नहीं आएगी, है ना। यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक फॉर फिजिक्स इज द गॉड ऑफ योर ICSE बोर्ड एग्जाम्स। Read every line of it. Fine. So that's it for today from my side. We'll finish the next part in the next session. छोटा सा part, बहुत important part, application based part रहेगा. And till then, please part A, part B अच्छे से पढ़ो and be prepared. Hope you guys enjoyed the session. See you guys. Take care. Bye.